हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, आप लोगों के लिए एक नया मॉक लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। और जिन बच्चों ने मॉक ले रखा है उन बच्चों को जिनको ये क्वेश्चन नहीं आते थे उनको इस वीडियो के बाद इस मॉक के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिन बच्चों ने मॉक नहीं ले रखा है उनके लिए भी थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा और वो क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। और बच्चों, सबसे पहले हैप्पी बसंत पंचमी। आप लोग भी जितना हो सके पूजा कीजिएगा और अपने आप को पॉजिटिविटी देने के लिए छोटी सी पूजा करना डेली रूटीन में बहुत जरूरी है। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, मैं शुरू करती हूँ मैम आज की वीडियो। ठीक है, ज्यादा लंबी हो जाएगी वरना। और बने रहना मेरी वीडियो में, सारे क्वेश्चंस एक बार ट्राई जरूर करना ताकि आप लोगों को कितना आता है ये आप लोगों को पता चल जाए। और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को इजीली करा सकूं। ठीक है। ये है आप लोगों का मॉक नंबर 6। जो भी मेरे फर्स्ट व्यूअर है, जो पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, मैं बता दूं मैं निशु यादव। ये मेरा चैनल कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करता है। जितने भी कॉमर्स एग्जाम होते हैं, चाहे आप लोगों का एस्टेट हो गया, एचपीएससी पीजीटी या अदर स्टेट पीजीटी एग्जाम्स, और जो पार्ट फर्स्ट है उस पर भी धीरे धीरे वीडियोस आ रही हैं। और कॉमर्स के लिए आप किसी भी पीजीटी एग्जाम या फिर अदर एग्जाम के लिए मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और मेरी एप्लीकेशन है बिलीव योरसेल्फ को डाउनलोड कर सकते हैं। स्पेशली एचएसएससी सीईटी के लिए अभी क्रैश कोर्स चला हुआ है और मॉक टेस्ट और जो DSSS पीजीटी है उसका भी एक कोर्स चला हुआ है जो कि आप लोगों का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, उसमें भी रिवीजन चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, मैं शुरू करती हूँ आज की वीडियो। और पहला क्वेश्चन देखो बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर आर कॉल्ड। इक्विटी शेयर होल्डर क्या है बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं? देखो, शेयर होल्डर दो तरीके के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। मेरे हिसाब से आप लोगों को पता होगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं। ठीक है। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो भी एक तरह से क्या शेयर होल्डर है ना, तो शेयर होल्डर ओनर ही माने जाते हैं। बट आप लोगों के जो डिबेंचर है वो क्रेडिटर माने जाते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर को ओनर इसलिए कहा गया है, प्रेफरेंस तो ओनर हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को सारा जो डिविडेंड है जो आप लोगों का वो सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद में मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस रहती है डिविडेंड और डिसोल्यूशन के टाइम, राइट। सेकंड क्वेश्चन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस रेफर्स टू dash efforts on the part of a business to contribute to the welfare of the society। ठीक है। सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की वो क्या रेफर करती है? क्या वो कंपलसरी है? क्या वो वॉलेंट्री है? क्या है? आप लोगों को याद रखना है बच्चों। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बट आंसर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज हमारा लैक ऑफ रिवीजन रहता है। क्या रहता है? लैक ऑफ रिवीजन। ठीक है। अगर हम चीजों को बार बार रिवाइज करते हैं तो हम लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। बट हम लोग रिवीजन पर कम ध्यान देते हैं तो चीजें गलत होती हैं। ठीक है। तो प्लीज आप जितना पढ़ रहे हैं उनको रिवाइज जरूर करें। ठीक है। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस है वो क्या होती है? वॉलेंट्री होती है। क्या होती है? वॉलेंट्री। ठीक है। अब है नेक्स्ट इज अ क्वालिफाइड रिपोर्ट। अब इस क्वेश्चन में ना बच्चों को इतनी कंफ्यूजन होती है कि बहुत सारे बच्चों ने तो इस क्वेश्चन को ये बोल रखा है कि मैम इसका आंसर गिवन है। बेटा जो आंसर गिवन है वो गलत है। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं। बच्चों, कई बार जो ह्यूमन एरर है वो हो जाती है आपके अंदर, जो हम लोग करते हैं मोस्टली कि सही बताने की कोशिश करते हैं, पर कई बार क्या होता है ना चाहते हुए भी चीजें गलत हो जाती है, राइट। तो आप, लेकिन ये नहीं है इसका मतलब कि सारे आंसर गलत है, समझ रहे हो। अब देखो, द क्वालिफाइड रिपोर्ट गिवन बाय द ऑडिटर इंडिकेट्स। जो क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है वो क्या होती है? क्वालिफाइड रिपोर्ट मतलब क्या होता है बच्चा? क्वालिफाइड का मतलब रियल में तो अलग होता है, लेकिन क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि भाई जो ऐसी रिपोर्ट ऑडिटर की, एक ऐसी रिपोर्ट जिसके अंदर गलतियां मिल गई है। अगर गलतियां नहीं मिली है तो अनक्वालिफाइड बोला जाएगा।
अनक्वालिफाइड बोला जाएगा, और गलतियां मिल गई है तो क्वालिफाइड रिपोर्ट माना जाएगा, राइट। तो क्वालिफाइड रिपोर्ट। द ऑडिटर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द कंपनी अकाउंट्स, आंसर इज डी, ठीक है। अगर सेटिस्फाइड है तो नहीं है वो क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड होती है जो उसके अंदर गलतियां मिली है, राइट। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग बिलो इज द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर इन इंडिया, कि भाई भारत में जनसंख्या दबाव का आर्थिक प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है। बच्चों अगर मैं सारे ऑप्शन पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी कई बारी, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी जिनके ऑप्शन पढ़े बिना काम चल रहा है वहां पे कम पढ़ लूंगी, और जहां पे पढ़ना पड़ेगा वहां पे पढ़ लूंगी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका ए ऑप्शन है, कुल जनसंख्या पर अन्न उत्पादक उपभोक्ताओं का अधिक बोझ क्या होगा, हाइयर बर्डन ऑफ अनप्रोडक्टिव जो कंज्यूमर है उसका टोटल पॉपुलेशन पे जो प्रेशर है वही कहलाता है क्या, विच वही इसका क्या किसका कारण होगा, जो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर इन इंडिया, राइट। फिर नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आप लोगों को नेशनल इनकम की जो वीडियो मैंने करवाई हुई है आप लोगों के यूट्यूब चैनल पर ही, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है, और इसका आंसर है 5th का ए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन। फिर एबीसी wants to issue huge amounts of share to raise its capital, but the director decided not to dilute the control to more people which share should be they issue। एबीसी लिमिटेड है कोई भी कंपनी, वो अपनी पूंजी जुटाने के लिए बड़ी मात्रा में शेयर जारी करना चाहती है, ठीक है। लेकिन निर्देशकों ने क्या करा है, ने अधिक लोगों पर नियंत्रण कम नहीं करने का फैसला किया। उन्हें कौन से शेयर जारी करने चाहिए, तो प्रेफरेंस शेयर। योर आंसर इज प्रेफरेंस शेयर। द मार्जिनल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इज मोस्टली क्लोजली रिलेटेड विद, जो स्टाफिंग फंक्शन है वो क्लोजली रिलेटेड होता है आप लोगों के ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन से। योर 7th आंसर इज डी, 7th का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नोट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज राइटिंग में होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, ऑर्डर टू पे होना चाहिए, प्रॉमिस टू पे प्रॉमिसरी नोट होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं। तो कौन सा नहीं है, तो योर आंसर इज दिस, ठीक है। फिर है आगे आप लोगों का 9th क्वेश्चन है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन से है, विच one of the following is not included in the consumer rights as per the Consumer Protection Act 2019। तो कौन सा ऐसा है जो नहीं है इंक्लूड, पहला है राइट टू प्रोटेक्टेड, ठीक है, हाइजियस गुड्स से प्रोटेक्ट करना है राइट, राइट टू बी हियर्ड, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो सुनने का अधिकार, बिल्कुल ठीक है। फिर राइट टू बी फिजिकल इन्वायरमेंट, आप लोगों का ऐसा कोई फिजिकल इन्वायरमेंट का कोई भी वो नहीं है राइट, रिड्रेसल का है, तो कौन सा नहीं है, तो सी नहीं है। नेक्स्ट इज in a hire purchase agreement, when does ownership of the assets transfer to the hirer। जब जो हायर परचेज है आप लोगों के अकाउंटिंग में है, ये कहता है कि ओनरशिप कब ट्रांसफर हो जाती है, तो कब ट्रांसफर हो जाती है, एट द एंड ऑफ द एग्रीमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेटा मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कवर करना। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर द शेयर कैपिटल अकाउंट इज, आप लोगों को याद होना चाहिए कि शेयर फॉरफीचर की टाइम क्या एंट्री होती है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कोल्ड अप वैल्यू से होता है, किससे, जितनी मंगा ली है कोल्ड अप से, ठीक है। टू शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होता है शेयर फॉरफीचर, और शेयर फॉरफीचर किससे क्रेडिट होता है, पेड अप से, जितना पे कर दिया उससे। तो शेयर डेबिट किससे हो रहा है, डेबिट विद द फेस वैल्यू, नो भाई, क्रेडिट विद द कोल्ड अप वैल्यू, नो भाई। फिर है आप लोगों का डेबिट विद द कोल्ड अप, यस, योर आंसर इज आप लोगों का डेबिट हो जाएगा कोल्ड अप अमाउंट से, योर आंसर इज सी, 11th का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन, इन व्हाट ऑर्डर टू मैनेजर परफॉर्म द मैनेजरियल फंक्शन। ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता किसी को नहीं आता होगा, POSDC,
POSDC ढूंढ लो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, लास्ट ऑप्शन, योर आंसर इज डी। 13 क्वेश्चन, which of the following section deals with qualification of the auditor? Qualification 141, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन 141, क्वालिफिकेशन ऑडिटर की क्या होनी चाहिए? 1 क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए, क्या? CA। तो ऑडिटर की क्वालिफिकेशन सेक्शन नंबर 141, एक क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए। फिर है ये 224, ये AGM से रिलेटेड है। AGM की ऑडिटर AGM बुला सकता है या पार्ट ले सकता है। फिर उसके बाद है ये 1956 का है, ये समझने की जरूरत नहीं है। 143 में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन है। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ रही है और कम टाइम में हम जल्दी चीजों को कवर करेंगे। बेटा मैं PYQs को ही डिफरेंट एग्जाम में आए हुए PYQs, सेट एग्जाम्स और अदर एग्जाम्स जो अदर स्टेट में एग्जाम्स होते हैं अकाउंटेंट के, उन सभी के ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का पेपर ऐसा ही बनता है। मैं ये नहीं कहती कि सीधे सीधे आप लोगों को सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, बट इन टॉपिक से क्वेश्चन उठता है। यू हैव टू स्ट्रॉन्ग दीज टॉपिक्स, ठीक है। देखो 14th क्वेश्चन, योर 14th क्वेश्चन इज द पार्टनर ऑफ अ रजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल अ सूट, कि रजिस्टर्ड फर्म किनके खिलाफ मुकदमा जारी कर सकती है? अगेंस्ट द फर्म कर सकती है, अगेंस्ट द अदर पार्टनर कर सकती है, अगेंस्ट द थर्ड पार्टी कर सकती है, ठीक है। ऑल द अबव इज योर आंसर। इन विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द लाइबिलिटी इज नॉर्मली लिमिटेड? ऐसी कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लाइबिलिटी लिमिटेड होती है? तो कंपनी, योर आंसर इज कंपनी, और कंपनी गिवन है डी में, 15th का डी आंसर। देन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आप लोगों को इसकी डेट याद रखनी है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1956 में स्टैब्लिश हुआ था। अब जाइए ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन है बी, योर 16 का आंसर इज बी। देन यूनिटी ऑफ कमांड, आप लोगों को यूनिटी ऑफ कमांड मतलब जो भी एम्प्लॉयर है वो एक बार में एक ही एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को ऑर्डर दे। सपोज करो आपके पापा ने पानी मंगाया, एक टाइम पे पानी मंगाया, मम्मी ने बोला बाजार से दूध लाके दे, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाओगे किसका काम पहले करें, तो एक कमांड देने वाला यानी एक बार में एक ही कमांड होनी चाहिए, राइट। तो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम लाइन अथॉरिटी, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम लाइन अथॉरिटी, राइट। आप लोगों को याद रखना है यूनिटी अमंग सबऑर्डिनेट्स नहीं, यूनिटी ऑफ थॉट नो, तो योर आंसर इज दिस, ठीक है। लाइन अथॉरिटी आप लोगों को आप समझ आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम स्टाफ अथॉरिटी या लाइन, तो लाइन अथॉरिटी। योर आंसर इज डी, आप लोगों को याद रखना है बच्चों। आगे क्वेश्चन है आप लोगों का, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, द चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन सेल, ऑपरेटिंग लेवरेज। लीवरेज के 3 टाइप होते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज संबंध बताता है चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन सेल, आंसर इज ऑपरेटिंग लेवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुड्स वर्थ 20,000 वाज परचेज फ्रॉम राम वर एंटर्ड इन सेल्स बुक। परचेज किया था गुड्स, यानी पैसे तो गए थे लेकिन हमने सेल रख दिया, 20,000 रुपए की सेल लिख दी, तो क्या हो जाएगा भाई? हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट, इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। योर आंसर इज 19, ठीक है, 19 का ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, आर टिपिकल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इज। टिपिकल फैक्ट्री ओवरहेड आप लोगों का लेबर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। डेप्रिसिएशन और मशीनरी एंड इक्विपमेंट इज टिपिकली फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रेजेंटेटिव 3 स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल आर। आप लोगों को पता होगा सबसे पहले प्राइमरी बुक बनाई जाती है, फिर क्लासिफिकेशन किया जाता है, फिर समरी किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग योर आंसर इज 21 का सी। फिर है ओनर्स इक्विटी, आप लोगों को पता है एक हम लोग एक इक्वेशन पढ़ते हैं, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स, है ना, ये पढ़ते हैं ना, या फिर एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो जो लाइबिलिटी होती है वो आउटसाइडर लाइबिलिटी होती है और कैपिटल होती है वो ओनर्स लाइबिलिटी होती है, ओनर्स कैपिटल होती है, राइट।
तो कैपिटल यानी ओनर्स कैपिटल आप लोगों का, तो ओनर्स कैपिटल क्या होगा, अब ये इधर जाएगा तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ये लाइबिलिटी इधर जाएगी, ये लाइबिलिटी इधर जाएगी, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी. सो योर आंसर इज डी, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एश्योरेंस. इंश्योरेंस की क्लास में बहुत अच्छे से समझाया कि एश्योरेंस क्या होता है, तो लाइफ इंश्योरेंस इज योर आंसर. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग. मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे कंसर्न होता है. आई होप आप लोगों को आता होगा, मुझे नहीं लगता मेरे बच्चों को जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता होगा. लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इंटायर द इकोनॉमी, सही है. जनरल प्राइस लेवल बिल्कुल सही है. नेशनल इनकम बिल्कुल सही है. मैक्रो इकोनॉमिक्स में सारी चीजें इंक्लूड होती है. योर आंसर इज डी. 25. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रोल ऑफ स्टाफ इन लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज. आप लोगों को पता है कि स्टाफ का रोल क्या होता है लाइन ऑफ स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ऑर्गेनाइजेशन बहुत तरीके की होती है. लाइन ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी बोल सकते हैं, स्टाफ अथॉरिटी, लाइन एंड स्टाफ. तो लाइन में जो स्टाफ है उसका रोल क्या है. देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. रोल ऑफ स्टाफ इन लाइन एंड स्टाफ. यहाँ स्टाफ है ना, ये क्या करता है, तो ये एडवाइजरी का काम करता है. स्टाफ क्या करता है, लाइन अथॉरिटी को एडवाइस देता है कि सर आप ये कर सकते हैं. ये ओनर ही होते हैं, एक तरह के मालिक ही होते हैं, लेकिन ये करते अपने मन की है. स्टाफ क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं, सजेशन देते हैं. लाइन करते अपने मन की है. तो लाइन एंड स्टाफ में जो स्टाफ है वो एडवाइस देने का काम करता है. 25 का आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू. कुछ नया क्रिएट करने की प्रोसेस को इनोवेशन कहा जाता है. एज यू नो. 26 का डी. डिवाइडिंग द मार्केट इनटू निशे, सेगमेंटेशन. अगर जब मार्केट को डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू निशे तो उसे बोला जाता है सेगमेंटेशन. ठीक है. फिर आगे है एबीसी एनालिसिस. एबीसी एनालिसिस इन्वेंट्री कंट्रोल का एक मतलब एग्जांपल, एक टेक्निक है. और एबीसी का मतलब क्या होता है कि गुड्स है, बहुत सारे माल पड़े हैं. जैसे आप लोगों ने देखा, अगर आप एप्पल खरीदने जाते हो और एक ही रेहड़ी वाला एक साइड ऐसे एप्पल लगाए रखता है, एक साइड ऐसे और एक साइड ऐसे, ये बोलेगा ये 120 रुपए किलो है, ये 100 रुपए किलो है और ये 80 रुपए किलो है. आप बोलोगे ऐसा क्यों भाई, तो बोलेगा ये तो सबसे बेस्ट क्वालिटी के हैं, ये तो ए क्वालिटी का माल है, ये बी क्वालिटी का माल है, ये सी क्वालिटी का माल है, मतलब ये इनसे थोड़े दागी है, ये वाले बिल्कुल काने कोतरे हैं. समझ रहे हो. तो मतलब ये बिल्कुल ही क्वालिटी वाइज लो है. सी. ऐसे ही जब हम अपने गुड्स को एबीसी क्वालिटी के अंदर बांट देते हैं उसे ही बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक है. ये आपने अक्सर एग्जाम्पल देखा होगा रियल लाइफ में, इसलिए मैंने वही एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है. बच्चों, मैं चीजों को आप लोगों को बहुत आसानी से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी समझ आ जाए और आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने बोरो किए. अ मैन बोरोड 3,125 एंड द एंड ऑफ द 2 year ही रिपेड 4,500. व्हाट द रेट ऑफ द इंटरेस्ट चार्ज बाय द लेंडर, इट्स कंपाउंड एनुअली. ये क्वेश्चन एक बार करवा देती हूँ क्योंकि बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम रहती है. देखो ये इधर होता है, इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, वही पुट करना होता है आप लोगों को. जो मेरी तरह नालायक है एक बार इस क्वेश्चन को देख ले. अमाउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है आप लोगों का 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 और इसका जो होती है टाइम. ठीक है, इसकी पावर टाइम. तो 2 साल का है तो ये यहाँ पे 2 साल लिख दिया. अमाउंट मतलब जो आप लोगों का मिश्र धन होता है वो. ठीक है, तो 4500 रुपए पे किया था 2 साल बाद और जो आप लोगों का अमाउंट था वो ये था. फिर 1 प्लस आर मतलब रेट कितनी थी नहीं पता है हम लोगों को, ये 2. ठीक है, ये इधर आ जाएगा आपका 4500 के बटे में आ गया ये अमाउंट और इधर आया आपका 1 प्लस आर. ठीक है, फिर है आप लोगों का, 1 मिनट देना मेरे को बच्चों. फिर है आप लोगों का, इस नेक्स्ट पेज में कर देती हूँ फिर रब कर दूंगी. ठीक है, ये जब इसको काटेंगे पीटेंगे तो ये 36 डिवाइडेड बाय 25 और ये सेम रहेगा. ठीक है, फिर इनकी जब करेंगे ये वाला 2 इधर आ जाएगा तो करेंगे तो ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है ना. तो 6 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, अब इसको लास्ट में सोल्व करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा क्या, r इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 5. ठीक है,
तो ये 20% आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 20%। योर आंसर इज सी आंसर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला सिंपल लगा है, आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, मैंने इसलिए करवा दिया, बहुत सारे बच्चे जो मैथ से डरते हैं मेरी तरह, राइट। द सिस्टम दैट यूज्ड बाय फर्म्स टू कंट्रोल डायरेक्ट देयर ऑपरेशन एंड द ऑपरेशंस ऑफ देयर एम्प्लॉयज इज कॉल्ड। ठीक है, ये पूछ रहा है, क्वेश्चन को समझो, वह प्रणाली जिसका उपयोग फर्मों द्वारा अपने संचालन, अपने कर्मचारियों के संचालन को नियंत्रित निर्देश, कर्मचारी और अपना दोनों का संचालन, तो ये तो हो गया भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस। योर आंसर इज 30 का बी। नेक्स्ट इज द अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट्स अपीयर्स इन द अकाउंट्स अंडर द हेडिंग ऑफ द बैलेंस शीट। जो एडजस्टमेंट अकाउंट है अमलगमेशन का, वो कहाँ दिखाया जाता है? तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में दिखाया जाता है। अमलगमेशन का एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, आप लोग मुझे बताओगे? मेरे हिसाब से 14 है। क्या मैं सही हूं? आप लोग मुझे बताइए। फिर है इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट? भाई रिस्क के, है ना। हम लोगों ने कोई भी चीज नहीं खरीदा और हमें लगता है कि इन फ्यूचर ये गुम हो जाएगा, जल जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो उसके ऊपर क्या ले लेते हैं? इंश्योरेंस ले लेते हैं। उसे ही बोला जाता है कि हम अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस ले लिया। लीनियर प्रोग्रामिंग आइडेंटिफाइज, ये क्वेश्चन रिपीट है, सॉरी बच्चों, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए ये इस मॉक में भी है। लीनियर प्रोग्रामिंग ऑप्टिमम क्वांटिटीज ऑफ द वेरिएबल बताते हैं और मैक्सिमम और मिनिमम प्रॉफिट भी, कॉस्ट भी सॉरी, बताता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। योर आंसर ऑफ 33 इज सी। ठीक है, फिर क्वेश्चन है द पर्सन हु बियर्स अ रिस्क टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न अ प्रॉफिट। आप लोगों को याद रखना है, ऐसा बंदा जो रिस्क उठाता है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, उसे बोला जाता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर स्टाफ फंक्शन आर दोज विच, आपका जो स्टाफ फंक्शन होता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप लोगों को पता है कि एडवाइजरी का काम करता है। फिर भी हम एक बार ऑप्शन को पढ़ेंगे। डू नॉट हैव डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल सही है, इनके पास डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है। आर द सेकेंडरी इन कैरेक्टर, हाँ जी होते हैं। फिर है आर द एडवाइजरी, हाँ जी। तो ऑल ऑफ दिस इज योर आंसर, ऑल ऑफ दिस इज योर आंसर। 35 का डी इज योर आंसर, बिकॉज ये सारे काम होते हैं। फिर है द इंडियन लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स बाय माइनर सेज एग्रीमेंट विद और by a minor is void, which of the following statement is true about a void agreement। मतलब आपको void agreement कौन सा होता है बेटा? जो कोर्ट के द्वारा कोर्ट के द्वारा क्या होता है? इनफोर्सेबल नहीं होता है, ऐसा। तो ऐसा कौन सा है जो नॉट इनफोर्सेबल बाय कोर्ट? दैट इज सी ऑप्शन। 36 का सी ऑप्शन इज राइट। और ये मैंने बिजनेस लॉ के वीडियोस में आप लोगों को अच्छे से कराया हुआ है। जो भी मेरे पहले व्यूअर्स हैं, जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि HSSC CET के लिए, DSSB PGT के लिए मेरे कोर्सेज चले हुए हैं। आप लोग मेरी ऐप को विजिट कर सकते हैं। और मॉक जो क्रैश कोर्स है वो रिवीजन पर्पज से है। और जिन बच्चों को HSSC के इतने सारे सब्जेक्ट से डर लग रहा है, रिवीजन नहीं किया, तो रिवीजन कर सकते हैं, मेरे क्रैश कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। और उसमें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। क्रैश कोर्स की राइट नाउ प्राइस है 1000 रुपीज, और उसके अंदर आप लोगों का मॉक टेस्ट भी इंक्लूड है। ठीक है, फिर है HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डजंट हैव एन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग दिस। HRM में किसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है? तो वो है बायोलॉजी का, साइकोलॉजी का, सोशियोलॉजी का होता है, बायोलॉजी का नहीं होता है। फिर नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर और इनको कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। 38 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट दैट गवर्नमेंट इंटरवेंशन is necessary to establish the economy during economic countdown। और ये डाउन टर्न्स, ये इसके बारे में बात करता है आपका केन्जियन थ्योरी। केन्जियन थ्योरी आप लोगों की क्या बताती है बेटा? ये कहता है कि जो आर्थिक मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। ये कौन कहता है? केन्जियन थ्योरी कहती है, आप लोगों की याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग 4, 6, 9 ज्योमेट्रिक मीन। 4, 6 और 9 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आई होप आप लोगों को पता होगा। क्यूब रूट होता है इसका, किसका? इनका क्यूब रूट निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? क्यूब रूट इनका आ जाएगा, इनको इनटू करेंगे 2 1 6 आ जाएगा, और इसका क्यूब रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 6 का 3, और ये भी इधर 3 3 से 3
और यहाँ पे आ जाएगा 6 आंसर। योर आंसर इज 6। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालना है ये बता दिया है। द प्रोसेस ऑफ इन विच actual results are compared with the desired result is called controlling। I hope ये क्वेश्चन भी इजी था, आप लोगों को आता होगा। ठीक है, फिर है कंट्रोल या कंट्रोलिंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्ट्रोक। आराम से आप क्लोजिंग स्ट्रोक को निकाल सकते हो, आप लोगों को पता है जो आप लोगों का COGS का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। और जो ओपनिंग स्ट्रोक प्लस ओपनिंग स्ट्रोक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्ट्रोक माइनस सेल्स, है ना, ये आप लोगों का होता है। आप लोग जैसे ही निकालेंगे इसको, इस वाले फॉर्मूले से आप लोग इजीली निकाल सकते हो ये वाला। ठीक है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के जो लीनियर प्रोग्रामिंग है उसकी तरह रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ रही है और यूजफुल रहेगी। ठीक है, इसका आंसर ये दोबारा रिपीट है, थर्ड वाला मॉक टेस्ट है उसमें भी था ये क्वेश्चन, है ना। तो इसका आंसर है 22,500। फिर है अ सेकेंड हैंड मशीनरी वॉज परचेज ऑन क्रेडिट। जो परचेज की गई है क्रेडिट पे सेकेंड हैंड मशीनरी फ्रॉम मिस्टर अरोरा 1 लाख, इट शुड बी रिकॉर्डेड इन। अगर सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज की गई है, मशीनरी परचेज करी गई है उधार पर परचेज करी गई है, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? मशीनरी इज एसेट, तो एसेट का रिकॉर्ड कहाँ होता है आप लोगों का? अगर एसेट चाहिए उधार में परचेज करी गई है, एसेट्स का रिकॉर्ड जनरल प्रॉपर में होता है, अगर कैश में करी गई है तो कैश बुक में होता है, राइट। तो योर आंसर इज 43 का सी, क्योंकि एसेट्स है मशीनरी। फिर व्हाट इज द इंश्योरेंस? व्हाट इज एन इंश्योरेंस दैट प्रोवाइड इंश्योर्ड टू परचेज different policies for the same subject matter पर different policies is called double insurance। आप लोगों को इंश्योरेंस के जो क्रैश कोर्स में वीडियो डाली है उसमें री इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस में डिफरेंस बताया है, वो इसलिए ही बताया था क्योंकि ये PYQ में आता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है कि मैम ने एग्जाम ओरिएंटेड करवाया है। फिर है द गिवन ऑफ द हाइट ऑफ द स्टूडेंट इज, ये पहले इस क्वेश्चन में करना है क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोगों को कैलकुलेट कर लेना मीन, फिर उसके बाद वेरिएंस जैसे ही निकालेंगे वेरिएंस का स्क्वायर कर देंगे, उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और इसका आंसर है आप लोगों का 3.24। ठीक है, 3.24। फिर है द रेट एट द विच RBI lends money to commercial bank is called। जब आप लोगों का RBI पैसे देता है कमर्शियल बैंक को रेट पर, कौन से रेट पर? तो उसे बोलते हैं रेपो रेट। और रिवर्स रेपो में जब RBI पैसा लेता है कमर्शियल बैंक से तो उसे रिवर्स रेपो कहते हैं। तो योर आंसर इज 46 का ए, 46 का ए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट ऑफ नॉट अ बेनिफिट नहीं है किसका? ई कॉमर्स का। कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है, कन्वीनियंस होती है, पर्सनल टच नहीं होता है ई कॉमर्स में। फिर है ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेटलमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेटलमेंट आप लोगों को याद रखना है। और ये डेबिट क्या होता है? इज ऑल्सो नोन एज मैनी टू वन, जब एक बंदे को बहुत सारे लोगों से, जब एक बंदे के पास बहुत सारे लोगों से पैसा आए, एज मैनी टू वन, मतलब मैनी टू वन यानी बहुत सारे बंदों से पैसे आ रहे हैं, इनसे भी सबसे पैसे आ रहे हैं एक जगह, एक अकाउंट में, तो उसे बोला जाता है ECS डेबिट। क्या बोला जाता है? ECS डेबिट। और ECS डेबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों का एग्जाम्पल इसमें क्या होगा बेटा? आप लोगों का एग्जाम्पल क्या माना जाएगा इसमें? आप लोगों का एग्जाम्पल होगा जैसे बिजली विभाग वाले, है ना। जैसे बिजली विभाग वाले क्या होता है कि बिजली विभाग में हम लोग सारे बिल भरते हैं तो बहुत सारे लोगों से पैसा आते हैं, तो ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, सॉरी मैंने ना पहले शुरू में सेटलमेंट बोल दिया था, ये है इलेक्ट्रॉनिक। ECS की फुल फॉर्म भी काफी बार पूछी गई है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, राइट। ठीक है, फिर देखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 262 का जो वो है 262 में क्या दिया हुआ है? सेक्शन 262 सब सेक्शन। ठीक है, तो ये 1 पर्सन कंपनी का है, 1 पर्सन कंपनी का है।
टेलीकम्युनिकेशन कॉस्ट इन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कॉस्ट। जो टेलीकम्युनिकेशन कॉस्ट है वो किस टाइप की कॉस्ट है, मतलब आप लोगों को ये याद रखना है। एक तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, ये आप लोगों को पता होगा, है ना। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, जो प्रोडक्शन के घटने के साथ घटे, बढ़ने के साथ बढ़े, उसे बोलते हैं वेरिएबल, यानी वेरी कर रही है। तो टेलीकम्युनिकेशन की कॉस्ट यानी अगर आप लोगों ने फोन पे ज्यादा बातें करी होती थी तो बिल ज्यादा आता था, कम बातें करी होती थी तो कम आता था। तो टेलीकम्युनिकेशन की जो कॉस्ट है वो क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिर व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर रिजॉल्विंग कंज्यूमर डिस्प्यूट थ्रू मेडिटेशन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये है कंसिलिएशन यानी सुलह। फिर है व्हाट इज मसाला बॉन्ड्स। जब इंडियन कॉर्पोरेशन अदर कंट्रीज में फंड्स को राइज करती है, इन्वेस्टर अपने पैसे लगाते हैं, तो उसे बोलते हैं मसाला बॉन्ड्स। इंडियन कंपनी इशू मसाला बॉन्ड टू राइज फंड फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर। जब कोई भी जो इंडियन कॉर्पोरेशन होती है वो जो बॉन्ड इशू करती है कि फॉरेन इन्वेस्टर से यानी भारतीय निगम विदेशी निवेशकों से धन जुटाती है, तो विदेशों से पैसा जुटाती है, तो उसे बोलते हैं मसाला बॉन्ड। फिर है 53 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो आप लोगों की स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो। तो इसमें मीन 0 होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है, यही बोलते हैं इसका, यानी 53 का 1, 53 का 1। द रेंज ऑफ पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज -1 to +1, ठीक है। फिर है आप लोगों का कन्वर्सेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। आप लोगों को पता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बदला जाता है, उसे बोलते हैं इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज मीन डेविएशन इज पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। विच पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी 4/5, ठीक है। मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का 4/5 है और क्यूडी 5/4 है। आप लोगों को याद रखना है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। कंसिडरेशन जो सेक्शन फर्स्ट है, Pearson dealing with the company shall within their rights to assume that provision of the articles have been completed with the company in its internal working। ये आप लोगों को याद रखना है। और ऐसे क्वेश्चन में ना आप लोगों को स्टेटमेंट पढ़ना है बहुत अच्छे से। तो ये स्टेटमेंट कह रही है आप लोगों की कि भाई कंपनी के साथ काम करने वाले व्यक्तियों का यह मानने का अधिकार होगा कंपनी द्वारा आंतरिक कामकाज के लिए। ये आप लोगों का इंडोर मैनेजमेंट और उन सब में बताया मैंने, तो ये सही है। एवरी पर्सन हु डील्स विद कंपनी नो सपोर्ट टू बी रीड, ये नहीं माना जाएगा, माना जाएगा, ये तो गलत है ना। तो आर इज रॉन्ग, ए इज राइट। ये मैंने आप लोगों को कंपनी लॉ में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप लोगों को याद होगा मेरे बच्चों को, और किया भी होगा ये क्वेश्चन सही। जीएसटी की रेट रटवा दी है मैंने, जीएसटी के जो आप लोगों की रिवीजन वीडियो डाली है, 0%, 5%, 12%, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। योर आंसर इज 58 का सी। फिर है 59, 59 भी थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। सीक्वेंस में पहले आप एलिमिनेशन मेथड आइडेंटिफाई पहला, यानी बी तो पहले आएगा, तो बी पहली एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। एलिमिनेशन से करो तभी हो जाएगा क्वेश्चन। योर आंसर इज बी। फिर है आप लोगों का 1 मिनट देना मेरे को, 1 मिनट। फिर है आप लोगों का टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। जो मैनेजरियल कंट्रोल की टेक्निक होती है वो कौन सी होती है, तो कंट्रोल की, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से क्या करा जाता है, कंपेयर किया जाता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंस फंक्शन कौन सा नहीं है, तो आप लोगों का जो फाइनेंसिंग डिविडेंड इन्वेस्टमेंट है, एक जो 61 का ए, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62। Rohit runs a small bicycle manufacturing unit. The auditor determines the total cost of production of the business. तो फैक्ट्री ओवरहेड नहीं जी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग इन प्रोग्रेस, आंसर इज बी। ठीक है, आगे चलते हैं। There are some important sampling techniques that can be adopted in auditor. One such sampling technique involves auditor taking number of sampling units in the population and segregating into small size is provide a sampling interval. इसे बोलेंगे systematic sampling। क्या बोलेंगे, systematic sampling। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। 1 मिनट बेटा, systematic सेगमेंट में बांटा है क्या इसने? 1 मिनट। कुछ एक नमूना तकनीक में ऑडिटर को जनसंख्या में नमूना इकाइयों की संख्या लेना और नमूना अंतराल प्रदान करना। हाँ ये ठीक है, सिस्टमेटिक। कुछ अंतराल है ना,
सिस्टमेटिक हो गया। फिर है आप लोगों का डैश इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज विदाउट यूज ऑफ मनी। विदाउट यूज ऑफ मनी तो आप लोगों को पता ही है, बार्टर सिस्टम होता था जिसमें मनी का यूज नहीं होता था, चीजों का होता था। तो योर आंसर इज बी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज इन ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ अ कंपनी। ऐसा कौन सी चीज है जो ब्रेक इवन पॉइंट में इंक्रीज करता है? ठीक है, तो इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। अगर इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट हो रही है तो ब्रेक इवन पॉइंट में भी इंक्रीज होगा, राइट। फिर देयर इज अ फ्लो ऑफ फंड्स। फ्लो ऑफ फंड में दो चीज याद रखनी है, या तो इधर क्या होना चाहिए करंट एसेट्स और इधर होना चाहिए नॉन करंट एसेट्स। यानी इधर करंट लाइबिलिटी इधर नॉन करंट लाइबिलिटी, यानी एक जैसे नेचर की चीजों के अंदर डील नहीं होना चाहिए। इधर करंट इधर नॉन करंट, इधर नॉन करंट इधर करंट, ऐसे होना चाहिए। दोनों करंट करंट नहीं होना चाहिए, करंट करंट या फिर नॉन करंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गुड्स आर परचेज फॉर कैश, गुड्स है करंट है तो से कैश भी करंट है, तो ये तो है ही नहीं। फिर है मशीन इज सोल्ड फॉर कैश, मशीन है फिक्स है यानी नॉन करंट है, और कैश इज करंट है, तो ये आंसर इज राइट। फिर कैश कलेक्टेड, कैश भी करंट है, कैश भी करंट है और डेटर भी करंट है, ये भी नहीं होगा। कैश भी करंट है और क्रेडिटर भी करंट है, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। फिर है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी है? तो डिविडेंड रिसीव्ड नॉन फाइनेंशियल कंपनी का एक क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। फिर है आप लोगों का क्लोजेज इन एमओए। एमओए के 6 क्लोजेज होते हैं, हर पेपर में इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन। NORCLA, ये ट्रिक भी करवाई हुई है, तो 6 है NORCLA। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एमओए में 6 क्लोजेस है। फिर हाउ मेनी मील्स राइस मिल्स, हाफेड ने कौन से राइस मिल स्टैब्लिश किए हैं? प्रिया मैम ने इसकी जो वीडियो डाली है हरियाणा इकोनॉमी की, वो आप लोग देख के जाए, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से काफी मेहनत के बाद डाली है, ठीक है। 70th क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैव मोस्ट इंडस्ट्रियल प्लांट्स। इंडस्ट्रीज कहां पे है? फरीदाबाद में सबसे ज्यादा है, आप लोगों को याद रखना है और याद होगा भी आप लोगों को। फिर है डैश इज अटेम्प्ट बाय इंडिविजुअल। अब अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकाली जाती है फॉल्स तरीके से तो उसे बोलते हैं फिशिंग। ये बहुत बार रिपीट हुआ है और रिपीट होता रहेगा आगे भी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? देखो बच्चों, ये वाले क्वेश्चन ना आप लोगों के आते ही हैं, और ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। लिनक्स आप लोगों का नहीं है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। नेटवर्क टोपोलॉजी आप लोगों को मैम ने करवाई है, प्रिया मैम ने, आप लोगों ने कर ली होगी वीडियोस। तो कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी? रिंग बस स्टार है, डोस नहीं है, ठीक है, ये डोस नहीं है, तो आंसर इज डी। 74 नंबर ऑफ द लेयर। ओएसआई में लेयर कितनी होती है? ओएसआई में लेयर कितनी होती है? देखो ये ना बहुत अच्छे से ट्रिक से भी करवाया हुआ है आप लोगों का क्वेश्चन, बहुत अच्छे से ट्रिक से भी करवाया हुआ है ना, मेरे हिसाब से तो आप लोगों को आता भी होगा। बट कई बार क्या होते हैं, बच्चे होते हैं थोड़े निकम्मे, ठीक है। ओएसआई की लेयर बहुत अच्छे से, यानी कितनी टोटल 7 लेयर है, और जो मेन लेयर है ना हर्ट बोला जाता है, 3 ऊपर है 3 नीचे लेयर, एक बीच वाली को हर्ट बोला जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? हर्ट। और ये कौन सी होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर को हर्ट भी बोला जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर को, ठीक है। और ये ओएसआई आप लोगों को पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरकनेक्शन। आई होप इसका यही है फुल फॉर्म, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरकनेक्शन। एक बारी अगर मैं गलत हूं तो बता देना कि ओएसआई की फुल फॉर्म क्या है। तो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग बोल दिया, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन क्या है? ओएसआई की फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम्स इंटर कनेक्शन। याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इज योर आंसर। और 7 लेयर होती हैं, जिसमें बीच की लेयर हर्ट जिसे बोला जाता है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ठीक है। आप लोगों को ट्रिक से याद करवाया हुआ है मैम ने, अगर नहीं देखी है तो कंप्यूटर की वीडियोस देखो, प्लेलिस्ट डली हुई है प्रिया मैम के नाम से, आप लोग देख सकते हैं आराम से, ठीक है। विच डिवाइस इज यूज टू सेंड प्रिंट डॉक्यूमेंट इमेजेस टू कंप्यूटर। मेरे हिसाब से ये तो आता होगा, इतना नलायक तो नहीं है आप लोग, है ना। तो इसका आंसर इज स्कैनर, आंसर इज स्कैनर। फिर है अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कवर्ड इनटू एंटायर प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, तो आप लोगों को पता है कंपाइलर। क्या? योर आंसर इज कंपाइलर। फिर है जो स्पेलिंग की जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो वो होती है शॉर्टकट, वो F7 होती है। फिर है गीगाबाइट, गीगाबाइट की क्या वैल्यू होती है? तो 1 बिलियन बाइट्स, 1 बिलियन बाइट्स। फिर है इन मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर प्रेजेंट इन यूजिंग बाइनरी कोड्स, इजी है। विच फॉलोइंग आईटी एक्ट कब आया था? तो
आया था आप लोगों का 2000 में, आईटी एक्ट आप लोगों का आया था 2000 में, ठीक है, कब आया था 2000 में। आप लोगों को बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज तो मैंने जो आप लोगों के लगभग 80 क्वेश्चन, लगभग क्या पूरे ही 80 क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को 40 मिनट में करवा दिए हैं, ठीक है। मैं 80 क्वेश्चन 40 मिनट में, सोचो कितना कम टाइम में मैंने इतने सारे क्वेश्चन को कवर करवाया है। बच्चों, आप लोगों को ना एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने के लिए सबसे पहले तो रिवीजन करना है टॉपिक्स का बार बार। ये नहीं सोचना है मैंने क्या छोड़ दिया, अपने आप जो अपने पास है ना उसको देखना है क्या मैंने कर लिया और क्या जितना मैंने कंटेंट को इकट्ठा किया वो मुझे याद है। ये चीजें आप लोगों को देखनी है और यही चीजें आप लोगों को सिलेक्शन तक ले जाती हैं। बेटा मैं बार बार कहती हूँ कि एक बुक को 10 बार पढ़ लो, 10 बुकों को बार बार, 10 बुकों को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर आप मेरे बच्चे हैं तो मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते होंगे और बिना देरी करे आप लोग बिना ये देख के, बिना टेलीग्राम्स और अदर चैनल पर विजिट करें कि एग्जाम कब होगा, पॉजिटिविटी के साथ पढ़ रहे होंगे। अगर आप कभी नेगेटिव हो जाते हैं तो प्लीज मतलब थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए थोड़ी बहुत पूजा करिए, है ना, थोड़ा बहुत अपने साथ टाइम स्पेंड करिए और पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। जिन लोगों को ना तो, ऐसे लोग जो ना तो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और ना आपको करना देना चाहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए, वरना कभी नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई तो क्या, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो पॉजिटिव रहिए, पढ़ते रहिए। मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।